मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। ये परसेंटेज की जो 11th क्लास है, इस 11th क्लास में जो पीछे की वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन जिस तरीके के क्वेश्चन करते आए हैं उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं और जो क्वेश्चन अलग टाइप के, उनसे अलग टाइप के क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि किस तरीके का क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या कंसेप्ट होगा, क्या हमारी सोच होनी चाहिए, उस पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और उसके अकॉर्डिंग 5 से 6 क्वेश्चन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और इस क्वेश्चन को करने से पहले बस एक बेसिक पॉइंट आपको बताना चाहता हूं, जो आप रेशियो चैप्टर है उसमें आप पढ़ेंगे कि जब आपको रेशियो निकालना हो और दोनों के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई हो तो उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से आप रेशियो निकालते हैं, और ये मैं कौन सी बात कर रहा हूं, किस कंसेप्ट की बात कर रहा हूं, कौन सा रेशियो का पार्ट है जिसके बारे में बात कर रहा हूं, तो वो आप इस तरीके से देखिए। जैसे बोला जाता है कि ए का डबल और बी का ट्रिपल, अगर बोला जाए कि ए का डबल करें और बी का ट्रिपल करें, जो भी ए था उसका डबल और बी जो था उसका ट्रिपल करें, तो आपका ये दोनों पार्ट बराबर होते हैं। और आपसे बोला जाए तो बताइए ए इज टू बी क्या आएगा। अब अगर आपसे बोला जा रहा है कि ए इज टू बी क्या आएगा, तो आपको ये पता है कि अगर 2a इजिकल टू 3b है तो आप डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखते हैं कि 2 इज टू 3। अगर 2a इजिकल टू 3b है तो आप डायरेक्टली 2 इज टू 3 नहीं लिखते हैं, ये गलत होता है, क्योंकि हमें पता है कि इसका तरीका क्या होता है सॉल्व करने का, जो बचपन से सीखते आए हैं। तो ऐसे ही तो कुछ किया जाता है कि जो a का कोफिशिएंट होता है वो b का रेशियो बनता है और जो b का कोफिशिएंट होता है वो a का रेशियो बनता है। फॉर एग्जांपल a इधर है, b को मैं अगर दूसरी साइड लाऊंगा इक्वल के, तो हमें पता है कि इधर 3 से मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड करेगा, इजिकल टू इधर को 3 रहने देते हैं और ये 2 जो a का कोफिशिएंट है वो उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा। तो आप देखिए कि a के साथ जो आपका कोफिशिएंट था वो b का रेशियो बना और जो b के साथ कोफिशिएंट था वो a का रेशियो बना। मतलब a इज टू b अगर लिखा जाए 2a इजिकल टू 3b, देन a इज टू b इजिकल टू 3 इज टू 2, यानी a का कोफिशिएंट b का रेशियो बनेगा और b का कोफिशिएंट a का रेशियो बनेगा। ये एकदम बेसिक पॉइंट है, आप समझें अगर ध्यान से तो यही कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, रेशियो का यूज करके क्वेश्चन का आंसर निकालने वाले हैं। और कौन सा रेशियो का पार्ट यहां पर यूज होने वाला है, तो थोड़ा सा मैंने आपको यहां पर हिंट दिया है कि 2a इजिकल टू 3b लिखा है तो a इज टू b पूछा जाता है, तो आपका 2a इजिकल टू 3b है तो b का कोफिशिएंट a का रेशियो बनेगा और a का कोफिशिएंट b का रेशियो बनेगा। मतलब अगर a इज टू b यहां पर निकाला जाए तो a इज टू b आएगा, 2a इजिकल टू 3b है, a के साथ 2 है तो वो b के पार्ट पर जाएगा और b के साथ 3 है तो वो a के नीचे आएगा, मतलब 3 इज टू 2 आपका आंसर होगा। ऐसे ही 2-3 एग्जांपल करके फिर उसके बाद क्वेश्चन पर चलेंगे। जैसे अगर आपसे बोला जाए, मैंने लिखा कि a का 5 टाइम्स इजिकल टू b का 7 टाइम्स है, तो बताइए a इज टू b क्या आएगा। तो यहां पर आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि अगर 5a इजिकल टू 7b है ना, तो b का कोफिशिएंट a के नीचे रखेंगे और a का कोफिशिएंट जो आपका 5 है वो b के नीचे, मतलब 7 इज टू 5 होगा। इस तरीके से आपको सोचना है। आगे आने वाले जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है और इसके अलावा जो आपके सामने आएगा, जैसे मैंने लिखा कि 5a इजिकल टू 8b, बताइए कि a इज टू b क्या आएगा। तो आप डायरेक्टली यहां पर कह सकते हैं कि a इज टू b क्या आएगा, तो आप इसको लिख करके दिखाने की जगह b का कोफिशिएंट जो है वो a के नीचे और a का कोफिशिएंट वो b के नीचे, तो आप कह सकते हैं 8 इज टू 5 आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन में कैसे यूज करना है इसको, उसको मैं एक एक पॉइंट आपको समझाते चलूंगा। समझाने के लिए मैं फिगर बना के दिखाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो कि कौन से पार्ट की बात कर रहा हूं कि इक्वल करना है और क्यों करना है वो आपको कंफर्म रहे। फिर उसके बाद क्वेश्चन में उस कंसेप्ट को, ये वाला जो कंसेप्ट है इसको यूज करके, रेशियो का पार्ट आप यूज करके आंसर निकालेंगे मेरे साथ, या मेरे से पहले भी निकाल सकते हैं। तो आपको समझना है, अगर नहीं पता है तो मैं जो बता रहा हूं उसे ठीक ढंग से समझिए, अदरवाइज आपको पता है तो मुझसे पहले निकाल के आंसर मैच करा लीजिए मेरे निकालने के बाद। तो चलिए क्वेश्चन है जो फर्स्ट आपका, उसी को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन वाइज। आज की क्लास में केवल और केवल 6 क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो है वो, फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन 20% वाटर, हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 450 किलोग्राम ऑफ फ्रेश फ्रूट। मतलब ताजे फल में 68% पानी होता है और सूखे फल में 20% पानी होता है, तो 450 किलोग्राम ताजे फल से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। अब अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें तो ये कंसेप्ट यही यूज होने वाला है, रेशियो का पार्ट इस तरीके से रिलेट करना है। इक्वल का केस
इनडायरेक्टली आपको दिया गया है। जैसे मैंने यहां पर डायरेक्टली दिया कि 5 इक्वल टू 8 भी, इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट नहीं बोला गया, लेकिन वो पार्ट आपको थोड़ा ध्यान से समझना है कि क्या कंडीशन दी गई है। जैसे अगर थोड़ा ध्यान से समझे इस क्वेश्चन में, तो क्या कहा गया है, तो कहा यह गया है कि जो फ्रेश फ्रूट है, जो ताजा फल है, फ्रेश फ्रूट, उसमें कितने % पानी है, तो उसमें पानी है, आपसे बोला गया है जो फ्रेश फ्रूट है उसमें पानी की मात्रा बताई गई है, इसमें पानी की मात्रा कितनी है, 68%। मतलब आपसे बोला गया है कि जो ताजा फल होता है उसमें 68% पानी है। ताजे फल में, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ताजा फल है जो, उसमें 68% पानी है। अच्छा, अगर इसका जो भी फ्रेश फ्रूट की मात्रा होगी उसका 60% वाटर है, तो बाकी तो क्या होगा, बाकी पल्प होगा। अगर इसका 68%, अगर जो फ्रेश फ्रूट है उसका 68% पानी है, तो बाकी क्या होगा, पल्प होगा। पानी, अगर पानी है तो पल्प, पल्प का मतलब गूदा, पानी को छोड़ करके जो बाकी पार्ट बचा हम उसको पल्प के फॉर्मेट में लिख रहे हैं कि वो पल्प है। तो बताइए ताजे फल का 68% पानी है, तो पल्प कितना है, तो आप कह सकते हैं कि जो पल्प होगा 100% से 68% निकाल दें तो 32%। यानी ताजे फल में कितने प्रतिशत पल्प होता है, गूदा होता है, तो 32% दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब ये नहीं कि हमेशा कोई भी फल ले लो उसमें 32% आप कहोगे कि पल्प होगा। अब अगर आप बताइए कि इसको सुखा करके ड्राई फ्रूट बनाते हैं, अगर हम इसको सुखा करके ड्राई फ्रूट बनाते हैं तो जो ड्राई फ्रूट है उसमें कितना पानी है, तो आपसे क्वेश्चन में बताया गया है कि जो ड्राई फ्रूट है उसमें पानी है 20%, यानी वाटर के बारे में बोला गया कि इसमें 20% है। अच्छा, अगर इसमें 20% पानी है, जो ड्राई फ्रूट है 20% पानी है, तो आप कह सकते हैं कि पल्प कितना होगा, तो आपका आंसर होगा पल्प होगा 100 में से 20% वाटर हटा दो तो आपका आ जाएगा 80%। यानी ताजे फल में जो पल्प होगा वो होगा 32% और सूखे फल में पल्प कितना होगा, 80%। पॉइंट ध्यान देने वाला यह है कि ताजे फल से अगर हम सूखा फल प्राप्त करेंगे तो उसमें जो पानी होगा वो वाष्पीकृत होगा, और जो पानी वाष्पीकृत होगा तो पानी की मात्रा चेंज होगी। जो पल्प होगा, जो गूदा होगा, वो तो उतना ही रहेगा। मेन आपका यही क्वेश्चन है कि जब भी हम फ्रेश फ्रूट से ड्राई फ्रूट ऑब्टेन करते हैं तो जो पानी की मात्रा होता है, पानी जो होता है उसमें जो पानी की मात्रा होती है वो कम होती है। पानी आपका वो वाष्पीकृत हो जाता है, यानी पानी की मात्रा कम हो जाती है। लेकिन पल्प की मात्रा दोनों केस में क्या होगी, तो हमें पता चल गया कि जो पल्प होगा वो दोनों केस में सेम रहेगा, क्योंकि हमारा जो ताजे फल से सूखा फल प्राप्त होगा तो उसमें पानी ही वाष्पीकृत होगा, पल्प नहीं। तो पल्प की मात्रा, जो पल्प की मात्रा फ्रेश फ्रूट में होगी वही पल्प की मात्रा ड्राई फ्रूट में होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो फ्रेश फ्रूट है उसका 32% बराबर ड्राई फ्रूट जो है उसका कितना, 80%। तो हम कह सकते हैं 32% फ्रेश फ्रूट का, फ्रेश फ्रूट की जो मात्रा होगी उसका 32% बराबर होगा ड्राई फ्रूट की जो मात्रा होगी उसके 80% के। जो ड्राई फ्रूट की मात्रा होगी उसका 80% बराबर होगा फ्रेश फ्रूट के 32% के। तो आप यहां से कह सकते हैं कि फ्रेश फ्रूट का और ड्राई फ्रूट का रेशियो अगर निकालना हो कि फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट के मात्रा का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, तो आप अगर यहां से देखें तो ये कैंसिल होला 16 से 5 टाइम्स और 16 से 2 टाइम्स। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था 2 इंटू फ्रेश फ्रूट इज इक्वल टू 5 इंटू ड्राई फ्रूट है, तो ड्राई फ्रूट का कोफिशिएंट फ्रेश फ्रूट के नीचे और फ्रेश फ्रूट का जो कोफिशिएंट है वो ड्राई फ्रूट के नीचे रखेंगे। डायरेक्टली आपका रेशियो आ जाएगा फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट का। जब इक्वल का पार्ट आए, ये वाला वैसे ही तो है जैसे 2 फ्रेश फ्रूट इन इज इक्वल टू 5 इंटू ड्राई फ्रूट। तो अगर ए भी होता तो हम कहते हैं 5-2 है तो फ्रेश फ्रूट ड्राई फ्रूट है, तब भी तो वही होगा, नाम बदलने से तो होगा नहीं कुछ। तो फ्रेश फ्रूट का ड्राई फ्रूट से क्या रेशियो होगा, तो आप 2:5 नहीं कहेंगे, आप क्या कहेंगे 5:2। और अगर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम भी है तो आपको दिखा दूं फ्रेश फ्रूट अपॉन ड्राई फ्रूट इज इक्वल टू, ये तो 5 है, अगर 2 को इधर लाएंगे तो नीचे जाएगा। तो वही मैंने यहां पर लिखा है कि ड्राई फ्रूट और फ्रेश फ्रूट का क्या रेशियो होगा, तो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। तो अगर इक्वल का बीच में साइन लगा है ना तो कोफिशिएंट को बदल के लिख दीजिए, वही रेशियो होगा उनकी मात्रा का। यहां पर आपको समझ में आना चाहिए। ये कंडीशन जो दी गई है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग बस आपको ये पार्ट यूज करना है। ये लिखा आपने और रेशियो निकाला फिर आंसर पर आ गए। आपको बोला गया है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें पता चल गया कि जब भी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट, फ्रेश फ्रूट से ड्राई फ्रूट प्राप्त करेंगे
तो जो मात्रा का रेशियो होगा वो 5:2, यानी फ्रेश फ्रूट 5 किलोग्राम होगा तो उससे 2 किलोग्राम ड्राई फ्रूट आपको ऑब्टेन्ड होगा। फ्रेश फ्रूट 500 किलोग्राम होगा तो ड्राई फ्रूट उसे कितना ऑब्टेन्ड होगा, 200 किलोग्राम। तो इसी रेशियो में फ्रेश फ्रूट से ड्राई फ्रूट ऑब्टेन्ड होगा आपका, यानी पानी की मात्रा उड़ जाए, पानी की मात्रा निकल जाए और फ्रेश फ्रूट 5 किलोग्राम हो तो ड्राई फ्रूट कितना बचेगा, 2 किलोग्राम। तो अब आइए क्वेश्चन पे, बोला गया कि 450 किलोग्राम फ्रेश फ्रूट से कितने किलोग्राम ड्राई फ्रूट ऑब्टेन्ड होगा। तो हम कहेंगे फ्रेश फ्रूट जो मात्रा आपको बोला गया है 5 रेशियो, वो बोला गया 450 किलोग्राम। तो एक रेशियो की वैल्यू कितना आ गई, 90 किलोग्राम। तो दो रेशियो की वैल्यू कितना होगी, तो आपका आंसर होगा 180 किलोग्राम। सिंपल सा लॉजिक, आपको बस इतना समझना था कि ये इक्वल होता है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने समझाया कि पानी जो होगा वो इवेपोरेटेड होगा, तो जो पानी की मात्रा होगी वो चेंज होगी, लेकिन जो पल्प की मात्रा होगी वो दोनों केस में सेम होगी। तो अगर आप अगले क्वेश्चन पे चले, इसी तरीके का क्वेश्चन आपको मिलेगा कई सारा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो क्वेश्चन है, फ्रेश फ्रूट कंटेन 70% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन 10% वाटर। हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 360 किलोग्राम ऑफ फ्रेश फ्रूट। बोला गया ताजे फल में 70% पानी होता है और सूखे फल में 10% पानी होता है, तो 360 किलोग्राम ताजे फल से 360 किलोग्राम ताजे फल से कितने किलोग्राम ड्राई फ्रूट प्राप्त किया जा सकता है। अच्छा, फिर से तो क्वेश्चन वही है ना, आपको पता चल गया कि कौन सी मात्रा बराबर होगी। तो हमें पता चल गया, हमें पता होना चाहिए कि इसमें जो होगा फ्रेश फ्रूट से ड्राई फ्रूट ऑब्टेन करेंगे तो जो पल्प की मात्रा होगी दोनों केस में बराबर होगी। तो मैं यहां पर फिर से लिखने की जगह आप चेक कर लेना इस तरह से लिख करके, बस इतना कहूंगा। आप बताइए फ्रेश फ्रूट में कितने परसेंट आपका पानी, कितने परसेंट पानी है। तो आपको पता चला कि 70% पानी है, तो पल्प कितना होगा, तो फ्रेश फ्रूट में 70% पानी है, 100 से 70 हटा दो, यानी फ्रेश फ्रूट का 30% क्या होगा, पल्प होगा। फ्रेश फ्रूट का 30% क्या होगा, पल्प होगा। आप लिख लेना, इस तरीके से लिखना हो तो लिखने की जरूरत नहीं होती, बस मैंने आपको समझाया है कि दोनों केस में पल्प की मात्रा बराबर होगी। अब आप देखिए फ्रेश फ्रूट में 70% पानी है तो पल्प कितना होगा, 30%, यानी फ्रेश फ्रूट का 30% बराबर ड्राई फ्रूट में 10% वाटर है। अगर 10% वाटर है तो पल्प कितना होगा, 90%, यानी जो भी ड्राई फ्रूट है उसका 90% निकालेंगे तो पल्प आएगा। पल्प आएगा किसका, 90%, तो ड्राई फ्रूट का। तो हमें पता चल गया ड्राई फ्रूट में जो ड्राई फ्रूट की मात्रा होगी उसका 90% पल्प है, और फ्रेश फ्रूट में जो फ्रेश फ्रूट की मात्रा होगी उसका 30% पल्प है, और ये दोनों बराबर होंगे। अगर ये दोनों बराबर होंगे ही बराबर, तो अगर ये दोनों बराबर होंगे तो फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट की मात्रा का क्या रेशियो होगा, तो आप कह सकते हैं 0 0 कैंसिल, परसेंटेज का साइन तो कैंसिल ही हो जाएगा। 3 से ये एक बार और ये 3 से कितनी बार गया, 3 बार। तो अगर देखें तो यहां पर पता कर सकते हैं कि ड्राई फ्रूट का कोफिशिएंट 3 वो फ्रेश फ्रूट के नीचे, और फ्रेश फ्रूट का कोफिशिएंट 1 वो ड्राई फ्रूट के नीचे, यानी रेशियो क्या आ जाएगा, फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट की मात्रा का दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग 3:1। तो हम यहां पर यह कह सकते हैं कि 3 किलोग्राम फ्रेश फ्रूट होगा तो उससे 1 किलोग्राम ड्राई फ्रूट ऑब्टेन्ड होगा, यानी इसी रेशियो में आपका फ्रेश फ्रूट से ड्राई फ्रूट ऑब्टेन्ड होगा। और अगर इसी रेशियो में होगा तो बोला गया कि 360 किलोग्राम फ्रेश फ्रूट से 360 किलोग्राम फ्रेश फ्रूट, यानी 3 रेशियो की वैल्यू दी गई 360 किलोग्राम, और आपको बोला गया ड्राई फ्रूट कितना ऑब्टेन होगा, क्वेश्चन मार्क है। एक रेशियो की वैल्यू कितना आ गई, तो हम कह सकते हैं 120 किलोग्राम। तो यहां एक रेशियो की ही वैल्यू बताना है, तो आंसर कितना होगा, 120 किलोग्राम। अगर इसी तरीके से आगे के क्वेश्चन पे चलें, आगे के क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही है। अगर आप देखें तो क्वेश्चन क्या है, अ लार्ज वाटरमेलन weight 30 kilogram with 96% of its weight being water, it is allowed to stand in the sun and some of the water evaporates so that only 95% of its weight is water, its reduced weight will be। एक बड़ा वाटरमेलन है जिसका भार 30 किलोग्राम है, उसमें 96% पानी है, उसको धूप में रख के सुखाया जाता है, तो अब उस वाटरमेलन में केवल 95% पानी है। तो बताइए कि उसका घटा हुआ भार कितना है, मतलब उसमें से पानी इवेपोरेट्स हो गया, वाष्पीकृत हो गया,
तो उसके बाद जो उसका भार है वो कितना किलोग्राम है, जबकि उसका पहले जो भार था जब वो सुखाया नहीं गया था तो 30 किलोग्राम था। तो चलिए अगर आप इस पार्ट को भी इसी तरीके से देखिए, आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप कुछ ऐसे देखिए कि ए लार्ज वाटरमेलन मतलब सूखने से पहले जो था, फ्रेश जो था, और फिर सूखने के बाद, फ्रेश एंड ड्राई, इसका रेशियो हम निकाल रहे हैं। सूखने के पहले, सूखने के बाद, इसका रेशियो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब वाटरमेलन था उसका 30 किलोग्राम भार था, उसमें कितना परसेंट पानी था। तो आपको पता है कि 96% भार के अकॉर्डिंग उसमें पानी था। अगर 96% पानी था तो पल्प कितना था, तो हम कह सकते हैं 4% पल्प था। दूसरा पार्ट आपसे बोला गया है कि जब उसको धूप में सुखा दिया, अगर आप वाटरमेलन को धूप में सुखाएंगे तो हमें पता है और आपको भी पता है कि पानी की मात्रा जो होगी कम होगी, क्योंकि पानी इवेपोरेट्स हो जाएगा, पानी वाष्पीकृत हो जाएगा, तो पल्प की मात्रा तो सेम होगी। तो आप बताइए कि उसको सुखाया तो सूखने के बाद, ये ड्राई फ्रूट नहीं, ये ड्राई एंड फ्रेश समझिए आप। अब सूखने के बाद उसमें पानी कितना है, 95%, इसका मतलब पल्प कितना होगा, 5%। तो हम कह सकते हैं कि सूखने से पहले जब फ्रेश था वो, उस समय उसमें पल्प कितना था, 4%, और जब सुखा दिया तो सूखने के बाद जो उसकी मात्रा होगी उसका कितना परसेंट पल्प होगा, तो 5%। अब हमें पता है कि सूखने के बाद उसमें मात्रा में जो कमी होगी वो वाटर में, पल्प की मात्रा दोनों केस में सेम रहेगी। तो फ्रेश जब था उसका 4% पल्प है, ड्राई जब होगा उसका 5% पल्प है, और ये हमें पता है कि जो पल्प की मात्रा होगी वो दोनों केस में सेम होगी। तो हम कह सकते हैं कि जब फ्रेश था और जब ड्राई था तो उनकी मात्रा का रेशियो क्या होगा, बीच में इक्वल का साइन है, कोफिशिएंट बदल के लिखिए, रेशियो आ जाएगा आपका 5:2। ड्राई के साथ आपका 5 है वो फ्रेश के साथ, और फ्रेश के साथ 4 था वो ड्राई के साथ। यानी फ्रेश और ड्राई फ्रूट, मतलब हम कह सकते हैं जब वाटरमेलन को ताजा ताजा हमने रखा था, उसे सुखाया नहीं था, तो अगर उसका भार 5 किलोग्राम होगा तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जब उसे सुखाया गया तो सूखने के बाद उसका भार कितना हो जाएगा, 4 किलोग्राम। और आपको पता है कि जब सुखाया नहीं गया था जो 5 की रेशियो है वो वैल्यू कितनी दी गई है, 30 किलोग्राम। तो सूखने के बाद पूछा गया है कितना होगा, तो बताइए अगर 5 रेशियो की वैल्यू 30 किलोग्राम है तो एक रेशियो कितना आएगा, 5 से डिवाइड किया 6 किलोग्राम, और अगर एक रेशियो 6 किलोग्राम है तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, तो आपका आंसर आ जाएगा 24 किलोग्राम। तो आपका ये जो क्वेश्चन है ना, अगर थोड़ा सा ध्यान से समझें कि जो मात्रा चेंज नहीं होगी उनको इक्वल करना है, और जैसे इक्वल करेंगे तो कोफिशिएंट बदल के लिखो, रेशियो आ जाएगा उनकी मात्रा का। अब आप आ जाइए मात्रा, कौन सी मात्रा का, जो टोटल मात्रा होगी उसका। जैसे आगे की क्वेश्चन में आप थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर बदले तो ये घबराइए मत, आप समझिए इस क्वेश्चन को अगर करना चाहें तो ये क्वेश्चन है, इसको आप एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन हम बस बात कर रहे हैं आज की क्लास में रेशियो मेथड, और वो रेशियो मेथड किस तरीके से यूज हो रहा है वो आप एक एक करके देखते चलिए। जैसे इस क्वेश्चन में है कि अ मिक्सचर ऑफ 450 लीटर्स ऑफ स्प्रिट contain 20% of water in it. How much water must be added? How much water must be added to it to make the water 25% in the new mixture? अच्छा, आपसे बोला गया कि जो मिक्सचर था वो 450 लीटर था, टोटल 450 लीटर मिक्सचर था, और इस मिक्सचर में मिलाया क्या गया है, आप पहले देख लो। बोला गया है कि कंटेन 20% वाटर, इसमें 20% वाटर है। वाटर कितना था इस 450 लीटर में, 450 लीटर में 20% पानी था, और इसमें मिलाया क्या गया, यानी ये जो आपका मात्रा था वो स्प्रिट और वाटर दोनों का है। इसमें स्प्रिट भी है और वाटर भी है, इसमें स्प्रिट भी है और वाटर भी है, जो 450 लीटर है, और उसमें से वाटर की मात्रा कितना है, 20%। इसमें मिलाया क्या गया है, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड, इसमें वाटर ऐड किया गया, और वाटर ऐड किया तो जो रिजल्ट आया इस रिजल्ट में आपको बोला गया कि उसमें वाटर कितना हो गया, तो उसमें बोला गया कि वाटर उसमें हो गया 25%। जो रिजल्ट मिला, मतलब जितनी भी मात्रा से 450 किलोग्राम, उस 450 किलोग्राम में जो मात्रा 450 किलोग्राम थी उसमें आपका स्प्रिट और वाटर भी था, और वाटर की मात्रा कितना थे, 20%। आपने उस मात्रा में जो टोटल 450 लीटर थी, आपने उसमें क्या मिलाया, आपने उसमें मिलाया है पानी, और जब पानी मिलाया तो जो टोटल मात्रा होगी, आप बताइए कि जो टोटल मात्रा होगी उसमें पानी की मात्रा चेंज हो जाएगी पहले की कंपेयर में या नहीं, हाँ होगी, क्योंकि पहले जितना भी पानी रहा होगा हमें नहीं पता,
कैलकुलेट करने पर जो भी आएगा, अगर हम उसमें वाटर मिला रहे हैं तो वाटर की मात्रा जो 450 में थी और जो इसमें पानी मिलाने के बाद हो जाएगी मात्रा टोटल, दोनों केस में पानी की मात्रा तो चेंज होगी, लेकिन आप बताइए क्या स्प्रिट की मात्रा चेंज होगी? नहीं चेंज होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इसमें स्प्रिट और वाटर था और आपने मिलाया वाटर। अगर आपने वाटर मिलाया तो स्प्रिट की मात्रा जो 450 में थी, इसमें वाटर मिलाने के बाद जो टोटल मात्रा होगी उसमें भी स्प्रिट की मात्रा सेम रहेगी, परसेंटेज की वैल्यू सेम नहीं रहेगी, लेकिन स्प्रिट की जो मात्रा होगी लीटर में वो सेम रहेगी। अब आप देखिए कि अगर स्प्रिट की मात्रा दोनों केस में सेम रहेगी तो पहले केस में आप बताइए कितना परसेंट आपका स्प्रिट था? तो आप बताइए जो 450 था उसमें 450 में कितना आपका स्प्रिट था? तो 20% पानी था तो 80% इसका था स्प्रिट। 20% पानी था तो 80% क्या था? स्प्रिट। मैं रेशियो निकालने की जगह मैं कह रहा हूं डायरेक्टली कैलकुलेट करके कर दूं यहां पर, अगर कैलकुलेट हो जा रहा है तो, क्योंकि पहले ही वैल्यू दी गई है। तो 450 का 80% बराबर होगा कितना हो जाएगा? या फिर ऐसे करते हैं कि जो 450 था उसमें 80%, उसका 80% यानी इनिशियल का 80% बराबर 450 में मिलाने के बाद जो मात्रा हुई, ऐसे लिख लेते हैं 450 में कितना मिलाया पानी, पानी कितना मिलाया हमें नहीं पता, तो 450 में पानी मिलाया और उसमें कितनी मात्रा बराबर होगी, यानी अब आपका जो 450 में पानी मिलाने के बाद मात्रा हो गई, इसमें 25% पानी है और अगर इसमें 25% पानी है तो बताइए स्प्रिट कितना है? तो स्प्रिट की मात्रा इसमें कितना होगी? 25% पानी है तो 75% स्प्रिट होगा, 75% स्प्रिट होगा, मिलाया पानी है, इसका मतलब स्प्रिट की मात्रा दोनों केस में सेम होगी। और अगर दोनों केस में सेम होगी तो आप कह सकते हैं कि जो रेशियो, अगर आप यहां से देखें यहां पे डायरेक्टली कैलकुलेट भी कर सकते हैं, यहां पर तो कैलकुलेट करें तो परसेंटेज की वजह से परसेंटेज तो कैंसिल हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं यहां पर डिवाइड करके देख सकते हैं 75 से 1 टाइम और 75 से ये कितनी बार जाएगा? तो 6 बार जा रहा है। अगर आप सही ढंग से यूज करते हैं, डिवाइड करना आता है, 75 का डबल 150 और 150 का ट्रिपल है, यानी आप 75 से डिवाइड करेंगे 450 को तो 6 टाइम, 8 6 जा 480 या इजिकल टू 450 प्लस W, यानी वाटर की मात्रा कितनी आ गई? तो आप कह सकते हैं 30 लीटर। तो W इजिकल टू 30 मतलब वाटर की मात्रा जो मिलाई गई है वो कितना है? तो आपका आंसर होगा 30 लीटर है। अच्छा, अगर इसको थोड़ा सा अलग तरीके से अगर मैं इसी का यूज यहां पर करूं कि पहले मात्रा कितनी थी, तो पहले मात्रा आपको बताया गया 450 लीटर थी, बाद में कितनी मात्रा हो गई? तो बाद में मात्रा हमें नहीं पता है, लेकिन ऐसा कुछ है कि 450 प्लस वाटर ये हो गई है। तो अगर आप इस तरीके से लिखते हैं ना, तो आपको अगर इतने एक से ही आपको रेशियो निकाल के करना है तो भी आप कह सकते हैं कि पहले का 80%, 450 का 80% बराबर 450 प्लस W का 75% बराबर है, तो इसके नीचे क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट बदल के 80 और इसके नीचे क्या लिखेंगे? 75, यानी रेशियो क्या आ गया? तो आप कह सकते हैं 15 और 16 का, और 15 और 16 का आ गया। तो बताइए कितना वाटर मिलाया है आपने? 15 था, 450 का वैल्यू 15 है और 450 प्लस W का वैल्यू 16 है, यानी W की वैल्यू कितना है? 1, और ये जो 1 मिलाया वो कितना है? अगर 15 की वैल्यू 450 लीटर है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 से डिवाइड किया, यानी 1 की वैल्यू आ जाएगी कितना? तो 15 से डिवाइड करने पर 30 लीटर, और आपने 1 ही मिलाया है तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 30 लीटर। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको सुटेबल लगे वो तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, बस ध्यान रखना है कि कौन सी मात्रा चेंज नहीं होगी, उसी के परसेंटेज को इक्वल करना है दोनों केस में। अगले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से समझे कि क्या कंडीशन दी गई है, तो बोला गया है कि 200 लीटर्स ऑफ मिक्सचर कंटेन 15% वाटर एंड द रेस्ट मिल्क। द अमाउंट ऑफ मिल्क दैट मस्ट बी एडेड so that the resulting mixture contain 87.5% milk is। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में बोला गया है कि टोटल मात्रा कितनी थी, जो मिक्सचर था वो 200 लीटर था, टोटल 200 लीटर था, और उस 200 लीटर जो मात्रा थी उसमें आपका क्या क्या था? उसमें मिल्क भी था और उसमें वाटर भी था। अब आपने उसमें मिलाया क्या है कि बोला गया कि इसमें मिल्क मिलाओ। अगर बोला जा रहा है इसमें मिल्क मिलाओ, मिल्क मिलाने के बाद एक रिजल्ट मिलेगा। अगर आप इसमें देखें तो इसमें भी आपका मिल्क और वाटर होगा, और आपका जब इसमें देखेंगे तो इसमें भी मिल्क एंड वाटर होगा, मिलाने के बाद इसमें मिल्क, तो मात्रा कौन सी चेंज नहीं होगी? हमें पता है कि जब हम मिल्क मिला रहे हैं तो मिल्क की मात्रा जो इनिशियल रही होगी उससे चेंज हो जाएगी। अगर मिल्क मिला रहे हैं, वाटर मिला नहीं रहे हैं, तो वाटर पहले केस में जितना रहा होगा वाटर दूसरे केस में भी उतना ही होगा। और दूसरा केस क्या है?
200 प्लस जो भी मिल्क की मात्रा मिलाया है आपने। तो अब आप देखिए कि जब वाटर का पार्ट जब मिलाया नहीं वाटर, आपने मिल्क मिलाया, तो मिल्क की मात्रा दोनों केस में चेंज होगी, लेकिन वाटर की मात्रा दोनों केस में सेम रहेगी। तो वाटर का परसेंटेज इक्वल करके हम रेशियो निकालेंगे यहां पर, और वाटर का परसेंटेज अगर हम इक्वल करके रेशियो निकालेंगे तो आप कैसे निकालेंगे वो देखिए कि पहले कितना था 200 लीटर और बाद में कितना हो गया 200 लीटर प्लस उसमें मिल्क मिला। तो आपका ये जो रेशियो होगा, पहले की मात्रा 200 लीटर और उसके बाद जब हमने उसमें मिल्क मिला दिया तो 200 प्लस उसमें मिल्क की मात्रा, तो उसका रेशियो क्या होगा। तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, आप सॉल्व भी कर लीजिए या डायरेक्टली रेशियो पर चले जाइए इसको लिखने के बाद। 200 जो मात्रा थी उसमें, क्योंकि चेंज हमें पता है कि मिल्क में हो रहा है, क्योंकि मिल्क मिला रहे हैं तो वाटर की मात्रा हमें बराबर करनी है। तो 200 में 15% वाटर था, तो मैंने डायरेक्टली लिखा कि 200 का 15% वाटर की मात्रा बराबर करनी है, इसलिए वाटर का परसेंटेज यूज कर रहे हैं। 200 का 15% बराबर होगा जो मात्रा चेंज होने के बाद हो चुकी थी उसका 200 प्लस मिल्क है ना, 200 प्लस m का, क्योंकि इसमें मिल्क कितना है 87.5%। अगर 87.5% मिल्क है तो वाटर कितना होगा 100 माइनस 87.5, दैट विल बी 12.5%। यानी जो 200 लीटर का 15% निकालने पर वाटर आएगा वही वाटर होना चाहिए इसमें भी, क्योंकि मिल्क मिलाया है 200 प्लस उसमें मिल्क की मात्रा टोटल का 12.5%। और अगर हम कोफिशिएंट बदल के लिखें तो हमें पता चल जाएगा कि 200 प्लस m का जो कोफिशिएंट है वो 200 के नीचे लिखा जाएगा, और जो 200 का कोफिशिएंट है 15% वो जाएगा किसके नीचे, यहां पर जाएगा। और अगर इसको रेशियो के अकॉर्डिंग देखें कट करके तो 2.5 से डिवाइड अगर करते हैं तो 5:6, यानी आप बताइए कितना इसमें मिल्क मिला है, ये 200 है, ये 200 प्लस मिल्क और 5 से 6 हुआ, यानी 1 रेशियो आपने मिल्क मिलाया है। अच्छा, अगर 1 रेशियो आपने मिल्क मिलाया है तो आप बताइए 5 रेशियो की वैल्यू तो आपको पता ही थी कितना लीटर थी, 200 लीटर। 5 रेशियो अगर 200 लीटर है तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, तो 5 से डिवाइड किया 40, यानी 1 रेशियो की वैल्यू 40 लीटर आ गई। तो हम कह सकते हैं 1 रेशियो मिलाया रेशियो के अकॉर्डिंग, और वो वैल्यू रेशियो के अकॉर्डिंग कितना आ रही है, एक्चुअल वैल्यू से रिलेट करें उसको तो 40 लीटर। तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे ना तो क्वेश्चन घुमाने की कोशिश की गई, अगर आप घूम गए तो कहानी खत्म, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा या छोड़ देंगे आप क्वेश्चन को। लेकिन थोड़ा सा ध्यान से करेंगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बस थोड़ा सा ध्यान से करने की जरूरत है। और आप ऐसे कुछ देखिए, पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन है इन ए स्कूल देयर आर 1800 स्टूडेंट्स last day except 4% of the boys, all the students were present in the school. Today except 5% of the girls, all the students are present in the school, but in both the days number of students present in the school were same, the number of girls in the school. किसी विद्यालय में 1800 विद्यार्थी थे, पिछले दिन 4% लड़कों को छोड़कर बाकी सभी विद्यार्थी उपस्थित थे उस स्कूल में, और आज 5% लड़कियों को छोड़कर बाकी सभी विद्यार्थी उपस्थित हैं स्कूल में। और यह बोला गया है कि पिछले दिन जो टोटल स्टूडेंट थे वो उतना ही है जितना कि आज टोटल स्टूडेंट हैं। एक छोटा सा बेसिक पॉइंट्स है, आप समझें इस पॉइंट को ध्यान से। आप बताइए, मैं कहता हूं, अगर मैं ऐसे कहूं कि पिछले दिन कुछ ऐसे, अगर थोड़ा सा ध्यान समझिए कि पिछले दिन जितने लोग थे आज भी उतने ही लोग हैं, टोटल 1800 स्टूडेंट्स हैं। एक एग्जांपल थोड़ा सा चेंज करके वैल्यू दे रहा हूं, मैंने कहा पिछले दिन जो था वो 50 स्टूडेंट नहीं थे। अगर 50 स्टूडेंट नहीं थे तो कितना रहे होंगे 1750। पिछले दिन अगर 50 स्टूडेंट नहीं थे तो कितना रहे होंगे 1750। और बोला यह गया कि पिछले दिन अगर 1750 स्टूडेंट थे, पिछले दिन जितने स्टूडेंट थे आज भी उतने स्टूडेंट्स हैं, यानी आज भी कितने होंगे 1750। तो जितना पिछले दिन थे उतने ही आज भी हैं, तो इसका मतलब यह है कि जितना पिछले दिन नहीं थे उतना ही आज भी नहीं है। टोटल 1800 स्टूडेंट हैं। अगर मैं कहूं कि इस 1800 में से 500 लोग या 1500 लोग आए थे, यानी कितने लोग नहीं आए थे, 300 लोग नहीं आए थे, यानी अनुपस्थित थे, प्रेजेंट नहीं थे।
और मैं कहूं कि आज भी उतने ही लोग हैं जो उतने ही स्टूडेंट स्कूल में हैं जितना पिछले दिन थे, तो आज भी अगर 1500 है, इसका मतलब जो स्टूडेंट नहीं आए हैं वो आज भी कितने नहीं आए हैं, 300 ही नहीं आए। तो जितना पिछले दिन थे अगर आज भी उतने ही होंगे तो हम कह सकते हैं जितना पिछले दिन नहीं आए थे आज भी उतना ही नहीं आए हैं। वो परसेंटेज की वैल्यू अलग दिख रही होगी, वो अलग केस है। बस इतना ध्यान रखना कि अब आपसे मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि टोटल 1800 स्टूडेंट्स हैं। एक और एग्जांपल दिखाता हूं इस तरीके से कि अगर मैं कहता हूं कि टोटल 1800 स्टूडेंट्स हैं और मैंने कहा कि पिछले दिन 1500 स्टूडेंट आए थे या 1200 स्टूडेंट आए थे, पिछले दिन अगर 1200 स्टूडेंट आए थे यानी कितने अनुपस्थित थे, 600 अनुपस्थित थे, यानी वो प्रेजेंट नहीं थे, वो नहीं आए थे। और मैं कहता हूं जितना पिछले दिन आए थे उतने ही आज भी आए हैं, जितना पिछले दिन आए थे उतने ही आज भी आए हैं। तो हम कह सकते हैं टोटल स्टूडेंट तो वही है, और जितना पिछले दिन आए थे उतने ही आज भी आए हैं। तो हम कह सकते हैं जितना पिछले दिन नहीं आए थे उतना ही आज भी नहीं आए हैं, जितना पिछले दिन नहीं आए थे उतना ही आज भी नहीं आए हैं। तो अब आप देखिए क्वेश्चन में ये बोला गया है कि टोटल 1800 स्टूडेंट थे जिसमें से पिछले दिन लड़कों के 4% नहीं आए थे, और आज जो है पिछले दिन लड़कों का 4% नहीं आए थे और आज लड़कियों के 5% नहीं आए हैं। जबकि यह बोला गया है कि जितना पिछले दिन आए थे उतना ही आज भी आए हैं, मतलब जितना पिछले दिन नहीं आए थे उतना ही आज भी नहीं आए हैं, तभी तो दोनों दिन बराबर लोग आए हैं। जितना पिछले दिन नहीं लोग आए थे उतना ही आज भी नहीं आए हैं। मुझे समझाते हुए आपको इस एग्जाम्पल को दिया है तो मुझे यह कंफर्म लग रहा है कि आपको समझ में आ गया है कि जितना पिछले दिन आए थे उतना ही आज भी आए हैं। तो हम कह सकते हैं जितना पिछले दिन नहीं आए थे उतना ही आज भी नहीं आए होंगे, तभी दोनों दिन के नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि प्रेजेंट हैं वो बराबर हैं, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एब्सेंट हैं वो भी बराबर होंगे। और आपको पता है कि पिछले दिन कितने स्टूडेंट नहीं आए थे, तो जो बॉयज थे उसके 4% स्टूडेंट नहीं आए थे, और आज कितने परसेंट स्टूडेंट नहीं आए हैं, तो जो गर्ल्स हैं उसका 5% स्टूडेंट, जो भी गर्ल्स की संख्या होगी इसका 5% स्टूडेंट जो है ना निकालने पर जो आएगा उतना नहीं आया है, और पिछले दिन जो बॉयज होंगे उसका 4% निकालने पर जो आएगा उतना नहीं आया है। तो हम कह सकते हैं ये दोनों पार्ट बराबर होगा, क्योंकि दोनों दिन बराबर लोग प्रेजेंट थे तो बराबर लोग एब्सेंट रहे होंगे। तो आप यहां से बता सकते हैं कि बॉयज एंड गर्ल्स का क्या रेशियो होगा। अगर बीच में इक्वल का साइन है, कोफिशिएंट बदल दीजिए, गर्ल्स का कोफिशिएंट 5 बॉयज के नीचे और बॉयज का कोफिशिएंट आपका 4 वो गर्ल्स के नीचे। तो बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो होगा उस स्कूल में वो क्या आएगा 5:4, और 5:4 का मतलब टोटल कितना रेशियो आ गया 9। रेशियो के अकॉर्डिंग बॉयज एंड गर्ल्स मिला के 9 यूनिट है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बॉयज एंड गर्ल्स मिला के कितने हैं, तो आपको बताया गया टोटल 1800 स्टूडेंट्स हैं। तो हम कह सकते हैं एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 से डिवाइड किया तो आपका आ गया 200, एक रेशियो की वैल्यू 200 स्टूडेंट्स आ गई। गर्ल्स की संख्या पूछा गया है उस स्कूल में, तो आप कह सकते हैं 4 रेशियो की वैल्यू पूछी गई है। तो 1 रेशियो अगर आपका 200 आ रहा है तो 4 रेशियो 4 into 200 इज इक्वल टू 800। 800 जो स्टूडेंट्स हैं वो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं। तो क्वेश्चन को आपको कभी कभी डायरेक्टली दिया जाता है, कभी नहीं आपका डायरेक्टली देकर के इनडायरेक्टली दिया जाता है, तो वो आपको समझना है कि कौन सा पार्ट दोनों केस में बराबर होगा और किस तरीके से रेशियो हम लोग डायरेक्टली यहां पर लिख दे रहे हैं एक स्टेप छोड़ करके, वो आपको पता होना चाहिए। और अगर आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाता है ना तो ये लिखने की जगह आपका माइंड में ही बहुत सारी कैलकुलेशन हो जाती है, रेशियो के पार्ट पे कैलकुलेट कर लेते हैं आप। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली